कहीं की भी हो सकती हैं, दिल्ली, मुंबई, जयपुर, हैदराबाद या फिर हिंदुस्तान का कोई भी और शहर। आमतौर पर ऐसे हादसों के बाद टेलीविजन स्क्रीन पर या अखबारों में नजर आते हैं कुछ चेहरे, सुनाई देते हैं कुछ नाम, वो नाम जिन्हें हम आतंकवादी कहते हैं, वो चेहरे जिन्हें हम खौफ के चेहरे बताते हैं। कुछ दिन सुर्खियों का हिस्सा बनने के बाद इनमें से कुछ नाम और कुछ चेहरे कहीं गुम हो जाते हैं। जानते हैं क्यों? क्योंकि अदालत उन्हें बाइज्जत बरी कर देती है, उन पर लगा आतंकवादी होने का इल्जाम हटा लिया जाता है। लेकिन क्या आपने कभी ये जानने की कोशिश की है कि क्या हुआ उन लोगों के साथ जिन्हें बताया गया था गुनहगार? कैसे बदल गई उनकी जिंदगी हमेशा हमेशा के लिए? कैसे एक इल्जाम ने तबाह कर दिया उनका वजूद? इमरान क्रिकेटर बनना चाहते थे, लेकिन उनके माता पिता चाहते थे कि वो एक इंजीनियर बने, पैसा कमाएं और अपनी बहन के हाथ पीले करें। लेकिन उनके ऊपर लगे एक इल्जाम ने सब कुछ तबाह कर दिया। उनकी बहन के लिए रिश्ता आना तो दूर, रिश्तेदारों ने भी मुंह फेर लिया। एक आतंकवादी को सबक सिखाने के लिए लोगों ने उनके घर पर पत्थर फेंके और हालत ये हो गई कि इमरान ने भी इस जिल्लत से तंग आकर खुदकुशी करने का फैसला कर लिया। इमरान, क्यों करना चाहते थे खुदकुशी? खुदकुशी इसलिए करना चाहता था क्योंकि मेरी वजह से जो है मेरे घर वालों को बहुत प्रॉब्लम हो रही थी और सिर्फ मुझे ये पुलिस वाले लेकर इतना न्यूज़ में बता रहे थे और मेरे घर पर कई बार खतराव हुआ और मेरे जो भाई है उनके स्कूल में उनसे तरह तरह के सवाल पूछे गए थे और मेरी बहन को उनके इंस्टीट्यूट से निकाला गया था क्योंकि वो मेरी बहन है और मेरे जो पिताजी है उन्हें उनके प्रमोशन की जगह डिमोशन दिया गया था। तो उसकी वजह से जो है मैंने सोचा कि मेरी वजह से इतनी प्रॉब्लम आ रही है, चलो मैं ही मर जाता हूँ तो ये सब प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। क्या हुआ था आपके साथ? क्यों पकड़ा गया आपको? मुझे इसलिए पकड़ा गया था कि मुझे बताया गया था कि आप जो है मक्का मस्जिद ब्लास्ट के जो मेन एक्यूज्ड है, मेन जो कॉन्स्पिरेटर है वो मैं ही हूँ, मुझे बताया गया था। मीडिया में उन्होंने ये बता दिया कि ये जो है इमरान जो है एक मक्का मस्जिद ब्लास्ट का एक्यूज्ड है और इसमें ही ये मास्टरमाइंड है जिसने ये ब्लास्ट करवाया है। और उसके बाद फिर अगस्त 25 को लुम्बिनी और गूगल चैट का ब्लास्ट हुआ था, उन्होंने मेन कॉन्स्पिरेटर फिर मुझे ही बताया था। तो उसके बाद में मुझे लेकर गए थे नार्को के लिए। जैसे ही वो नार्को टेस्ट कंप्लीट हुआ, उसके नार्को टेस्ट जो है 5 या 6 बजे खत्म हो रहा है, उससे पहले ही 5 बजे रिपोर्ट आ रही है कंप्लीट न्यूज चैनल्स में कि इमरान ने हर चीज कबूल ली, इमरान ने हर चीज अपने ऊपर ले ली कि उसने ये सब करवाया है। एक बात बताओ, आज अगर मैं आपसे कहूँ कि जुलाई 2007 जब आपको गिरफ्तार किया गया, वो दिन 22 साल की उम्र थी सिर्फ आपकी? 22 साल। एक आम लड़का क्या कर सकता है? क्या कर रहे थे आप उस दिन? कहाँ थे? मैं जो है क्रिकेट खेलकर कोई दोस्तों के साथ बाहर गया था, तो वहां से क्रिकेट खेलकर मैं वापस आया घर पे। आके मैं अपना नॉर्मली खाना वाना खा के सोया था और मुझे पकड़ने के लिए जो है ये लोगों ने कुछ 7 से 8 गाड़ी, जैसे आपने देखा कि बिलाल, इस हेडलाइंस में एक है कि शाहिद बिलाल एक करके कोई टेररिस्ट है बड़ा, और वो टेररिस्ट ने 300 मेंबर्स में से मुझे चुना था क्योंकि बिकॉज आई वाज द मास्टरमाइंडेड। ये ऐसी बातें ये जो है लिख देते हैं, कोई बोल देता है ये लिख देते हैं, बट इसका आगे जो असर होगा वो कभी नहीं सोचते ये लोग। अब मेरा केस एक्विटेड हो चुका है, एवरीथिंग इज फाइन नाउ। अब कोई मुझे पूछता तक नहीं है कि आपका जो प्रीवियस था इन्होंने क्यों आपके ऊपर रॉन्ग केस डाला था, क्यों क्या हुआ। कोई जाके कमिश्नर को ये नहीं पूछ रहा है कि क्यों भाई आपने क्यों पकड़ा था इमरान को, ऐसे रॉन्ग केस डाल के अगर छोड़ दोगे किसी को, किसी की लाइफ क्या होगी। कोई आज तक कभी किसी को पूछा ही नहीं है। जैसे जैसे मेरे घर पे पुलिस वाले आते हैं, मेरे आजू बाजू वाले जो मुझसे बात करते हैं, कभी कभी अच्छी बात करते हैं, ये केस के बाद में कभी कभी जैसे अच्छी बात करते हैं, वो भी बात करना छोड़ देते हैं वो लोग। जैसे ही पुलिस वालों को देखते हैं पूरा दरवाजे बंद आजू बाजू, और जैसे मैं इधर उधर देखता हूँ तो सब भाग जाते हैं। घर के बाजू शादी होती है, मुझे नहीं बुलाते हैं। अगर मैं किसी के शादी में चले जाऊं तो सब खाली। अगर कोई मस्जिद के पास नमाज पढ़ के सब लोग बाहर निकल रहे हैं, मैं अगर नमाज पढ़ के किसी को सलाम करूं तो सब भाग जाते हैं। और ऐसा हो गया, मैं ग्राउंड में अगर खेलने जाऊं तो पूरी टीम बोल रहे हैं कि नहीं भाई बस आप बहुत अच्छे हो इमरान भाई, आप जाइए। एक बात बताओ, समझ सकते हैं तुम्हारे साथ क्या हुआ। मतलब 22 साल की उम्र में जिस लड़के ने इतना सब कुछ सहा, उसी वजह से तुम्हारे अंदर आज इतनी नफरत भर गई है, इतना गुस्सा दिख रहा है मुझे। बेशक देखिए, अगर आप किसी को भी इनोसेंट को उठा के अगर आप टेररिस्ट बोल देंगे तो गुस्सा तो आएगा ही, बट मैं चाहता हूँ ये सब छोड़ दूं, मैं आगे बढ़ूं, कुछ ऐसा करूं, कुछ लाइफ में ये सब भूल जाऊं, मैं जाऊं और कुछ ऐसे काम करूं जैसे
लोग मुझे पसंद करें, पहले जैसा पसंद करते थे। पहले मैं मेरे गली का जो है, मेरे एरिया का मैं हीरो था, क्योंकि मैं उन्हें मैचेस जिताता था। आज मुझे कोई मैच में लेता भी नहीं। पहले मैं जो है एरिया का मैं हीरो था, क्योंकि मैं हर शादी में नाचता था। अब मुझे पूछते हैं वो शादी में अगर जाऊं मैं तो वो शादी ही बंद हो जाए। बहन की शादी भी नहीं हो पा रही? बहन की शादी एक हो जाएगी, बस एक उम्मीद है। 18 महीने जेल में बिताए आपने? जी हाँ, 18 महीने। तुमको कुछ दिखाते हैं रहते? ये चंचलगढ़ सेंट्रल जेल है, यहाँ पे रखा गया था मुझे, और शुरू से आखिरी तक 18 महीने मैंने ये जेल में बिताए हैं। 4 दीवारी है, 4 दीवारी में मैं अकेला सोता था, अकेला रोता था। बोलते हैं ना कि अगर रोगे भी तो आप अकेले ही रोगे, जो भी है, दुख है तो सुख है तो जो भी है अकेले ही वहां पे बिताना था, अकेले ही करना था, अकेला ही था। और मेरे साथ डाला गया तो किसको? अबू सलीम को डाल दिया उन्होंने डायरेक्ट। मैं अबू सलीम को देखते, मैं अबू सलीम को बेकार बेकार क्वेश्चन पूछ रहा था, आपकी मोनिका वैद्य से शादी हुई? तो वो बोल रहा था यार तू अभी बच्चा ही है, तो देखो ये इसको किसने डाल दिया केस में? ये अबू सलीम कह रहा है मुझे, एक क्रिमिनल होके दूसरे क्रिमिनल को समझा रहा है ऐसे से। बहुत टॉर्चर भी किया गया? टॉर्चर बहुत ज्यादा। एक बच्चे को उठाते हैं, जो कॉलेज जाने वाला बच्चा है, खेलने वाला बच्चा है, उसे उठा के ऐसे मारा जाता है, 3rd डिग्री टॉर्चर दिया जाता है। मुझे जो है नॉर्मल इलेक्ट्रिक शॉक्स दे दे के परेशान, और इलेक्ट्रिक शॉक्स भी ऐसी जगह पे दिए जाते थे, प्राइवेट पार्ट पे। और प्राइवेट पार्ट पे यार समझ नहीं पाते। अब मैं वो पेन भी नहीं बोल सकता हूँ मैं आपको, इतना बुरा था वो एक लम्हा। जब मुझे मारा जाता था तो दिमाग में एक टाइप ऑफ व्हाइट रोशनी आती थी, आंख बंद करता था, ऐसे रोशनी आती थी, फिर ऐसे बिछक छोड़ जाता था। अच्छा, वो मार दिया उन्होंने जेल में। उसके बाद में कंटिन्यू 3 महीने तक मैं रात में बराबर सो नहीं पाता था। सब लोग बोलते थे यार तू नींद में जो है एकदम उठ जाता फिर बाद में सोता है, तो बोलता था नहीं मैं तो सो रहा था ना। नहीं, वो बोलते नहीं मत मारो बोलते रहता है ऐसे। मैं हर मार पे एक ही बात पुकार रहा था, अम्मी बचाओ, अम्मी बचाओ, अम्मी बचाओ। मैं सोच रहा था शायद ये आवाज कहीं तक चले जाए, कोई आ जाए मुझे बचाने के लिए। फिर उसके बाद में मुझे जो है ऐसे बाल पकड़ के खींचते हैं नजदीक और ऐसे लात से मारते। जैसे मारने के बाद में उनके हाथ में अगर देखें इतने बाल आ जाते थे। जेल का सर्टिफिकेट है मेरे पास 2 साल का, वो दूं? कोई देगा मुझे नौकरी? बहुत रोए हो जेल में? बहुत रोया हूँ। ये जेल में जो है आपको कैसे बताऊं, देखता था मैं दूसरे लोगों को जो रिहा होकर जाते थे, जिसकी बेल आ जाती थी, जिसके केस खत्म हो जाते थे, उनको देख के मुझे रोना आता था। और वो जो सलाखें वो साइकोलॉजिकली बहुत इफेक्ट करती है। और जब मेरे वालिद वालदा जो है आके रोते थे वहां पे जेल में, तो उन्हें देख के मुझे ऐसा होता था यार ये तोड़ूं और बाहर चले जाऊं, एक बार उनसे मिल लूं और वापस आ जाऊं। और सब में मेरे लाइफ का जो सब में बुरा दिन गया है, लाइफ का अब तक की अगर कोई पूछेगा कि सब में लाइफ का जो सब में बुरा दिन था, वो था जेल में ईद का दिन। ईद के दिन मैंने नॉर्मली पूरे लोगों को मैंने समझाया आप मत रोइए। बाद में मैं जेल में अपने बैरक में आता हूँ और मैं रोता हूँ, क्यों? मेरे माँ बाप से मैं दूर हूँ। एक बार तो क्या हो गया, किसी ने कह दिया कि मेरे माँ का डेथ हो गया ईद के दिन। अरे क्या यार, उस दिन तो सोचो आप कैसे, मैं कुछ समझ में नहीं पा रहा, मैं बात नहीं कर पा रहा हूँ, इधर जा रहा हूँ उधर जा रहा हूँ पागलों की तरह। जेलर को बोल रहा हूँ सर प्लीज एक फोन करने दीजिए। वो बोल रहे नहीं सर नहीं, हमारे पास जो है हम नहीं कर सकते, आप समझिए बात को, विल डू वन थिंग। वो ऐसे करके फिर बाद में उन्होंने एक जो है शायद किसी से परमिशन ली, कोई बड़ों से बता करा कि ऐसे कुछ नहीं हुआ है मेरे घर पे। हेलो अस्सलाम वालेकुम मेरी पहचान। कभी ये हम लोग सोचते भी नहीं थे कि ऐसा इतना बड़ा हो जाएगा और आप वापस सही सलामत घर आएंगे। मैं पापा को कभी रोते भी नहीं देखी। पापा तो आपके लिए बहुत ज्यादा रोते थे, हम सबसे ज्यादा पापा का रोना था। कैसे भी हो वो दिन मैं याद करना नहीं चाहती। आप आ गए, बस खुश है हम लोग। देखा आपने जैसे बोल रहे हैं, छोटे जो मेरा छोटा भाई है और बहन है, दोनों एक दूसरे की कभी बनती नहीं।
और वो दोनों मेरे लिए एक हो गए। पढ़ाई छूट गई, अब पढ़ाई छूट इंजीनियरिंग गई, पूरी नहीं कर अब सकते। इंजीनियरिंग पूरी करना मैं चाहता भी हूँ तो ये वो मुझे कहते हैं कि वी हैव टू स्पीक टू द कंसर्न अथॉरिटीज। सडनली उन्होंने हमें टेररिस्ट कह दिया, कोई हमारे से बात करने के लिए राजी नहीं है। हम कहीं अगर जाते हैं तो हमें अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिलता है, हम अगर आगे पढ़ना चाह रहे हैं तो हमें पढ़ने नहीं दिया जा रहा है। एक अच्छी मल्टीनेशनल कंपनी है, वहाँ पे ट्राई किया मैंने, तो दे हैव आस्क्ड मी सो व्हाट अबाउट योर पास्ट 2 years। तो मैंने एक बार ऐसे बोल दिया कि सर आई वाज वर्किंग समवेयर हियर एंड देयर। तो वो बोले नहीं, आप विल गेट द एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट फ्रॉम देयर। अब वहाँ पे एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट कहाँ से लाऊं मैं? जेल का सर्टिफिकेट है मेरे पास 2 साल का, वो दूं? कोई देगा मुझे नौकरी? और एक बात ऐसी हो गई, मैं जैसे ही जेल से बाहर आया, अब लोग मेरे पास क्या फरियाद लेके आते हैं, बेटा आप जरा चलिए, हमारी जो है बेटी, जो हमारे दामाद है हमारी बेटी को बहुत मार रहे हैं, आप चलिए। मेरा बैकग्राउंड उन्होंने ऐसा बना दिया, एक गुंडा बना दिया, गुंडा टाइप ऑफ बैकग्राउंड बना दिया। डू यू फील हेल्पलेस? बहुत सारा हेल्पलेस ऐसा है, ये वर्ड ही जो है ना, कुछ बोल ही नहीं सकते, वर्ड के मायने जो है वो सब खत्म हो गए। हाँ इमरान, मेरे बच्चे दुआ तुम्हारे, और तुम कहाँ है, खुश रहो। और यही दुआ है मेरी कि आप जो भी अपने से 2 साल में जो बीता है वो उसे भूल कर आगे बढ़ो। हर दिन मैं आपके लिए दुआ करती रही, हर नमाज में आपके लिए, हर टाइम टू टाइम, रात को होता रात को, दिन को होता दिन को आपके यहाँ से दुआ करी। और यही सोची कि नाहक मेरे बच्चे को ये करे, एक ना एक दिन मेरा बच्चा आएगा, ये उम्मीद लेके मैं दुआ करती रही। कंचन, अपने परिवार का ये सब दुख सुनकर ऐसा भी लगता है, अपने आप से कहा कि इमरान तुम्हारी वजह से सब ये हो रहा है, सब परेशान हो रहे हैं? कभी खुद से भी क्या? कभी नहीं, हर बार ऐसी होता है। हर बार जैसे 3 साल से कम्प्लीटली मैंने समझ लिया है कि ये सब चीज मेरी वजह से ही हो रही है, और मैं इन्हें वो सुख दूंगा। मैं जितना मैंने उन्हें दुख दिया है, जितना मैंने वो दिया है, मैं अपने आप को, अगर मैं मर जाऊं, कट जाऊं, जल जाऊं या कुछ भी हो जाए, मेरा खून का आखिरी खतरा भी बच जाए, तो मैं वो दुख को हटा के वो सुख देने की कोशिश करूंगा ही करूंगा। इमरान, आज हम सिर्फ ये दुआ मांग सकते हैं कि अब तुम्हारी आंखों में भी कभी आंसू ना आए। तुम जिस तरह से अपने परिवार को खुश देखना चाहते हो, वो सारी खुशियां तुम उन्हें दे पाओ, तो अपनी पढ़ाई लिखाई दोबारा शुरू कर पाओ, जिंदगी में बहुत तरक्की करो, और ये जो बुरे वक्त का साया तुम्हारे परिवार पर रहा है, ये वापस लौट कर ना आए, ये साया तुम्हारे सर पर से हट जाए। एक तोहफा हम तुम्हारे लिए लेकर आए। दुआ कीजिए वैलेट कभी भी फुल रहे, हमेशा फुल रहे, हमेशा फुल रहे, ये हमारी दुआ है। The guy puts the gun on here, you know. I mean, मुझे ये लग रहा था कि नेक्स्ट सेकंड नहीं बचूंगा। खत्म, you know.